borders define a nation. But what if the lines are broken silently, illegally? क्या है NRC and SIR का असली सच? इस कहानी की शुरुआत होती है 26 मार्च 1971 में, जब बांग्लादेश इंडिया से डिवाइड होके एक नया देश फॉर्म हुआ। पार्टीशन के बाद बहुत से लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं, जिन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। अब माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स जैसे टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है। सो माइग्रेंट इज अ ब्रॉडर टर्म फॉर दोज जो लोग किसी भी कारण के लिए अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं। अब माइग्रेंट्स दो तरह के हैं। फर्स्ट, जो वॉर, वायलेंस एंड रिलीजियस मिसट्रीटमेंट के कारण दूसरे देशों में जाते हैं, इन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है। इनके पास यूजुअली कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन भारत सरकार इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इन लोगों का UNHCR, द UN रिफ्यूजी एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके इन्हें असाइलम मिलता है। बस कंडीशंस यही होता है कि इन रिफ्यूजीज का देश जहां से ये आए हैं वहां सिचुएशन ठीक होने के बाद उन्हें उनका देश लौटना पड़ेगा, जिसे वॉलेंट्री रिपाट्रिएशन बोला जाता है। और सेकंड, जो वर्क, एजुकेशन एंड फैमिली रीजंस के कारण दूसरे देश जाते हैं, दे आर इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स के भी दो भाग हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। रिफ्यूजीज एंड इमिग्रेंट्स के लिए गवर्नमेंट में सेपरेट लॉज है। नाउ कमिंग बैक टू द रियल स्टोरी, ये माइग्रेशन का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये एक्चुअल में कोई बड़ा इशू नहीं था, मगर प्रॉब्लम्स तब शुरू हुआ जब लीगल इमिग्रेंट्स के पीछे पीछे इलीगल इमिग्रेंट्स भी बॉर्डर क्रॉस करने लगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इन इमिग्रेंट्स का भी दो भाग है, लीगल एंड इलीगल। अभी इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन लॉज इमिग्रेंट्स को लीगलाइज करते हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया था। नाउ ये लॉ बहुत पुराना होने के कारण रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2025 में इसे रिफॉर्म किया और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नाम से पास किया। इसमें साफ मेंशन्ड है, जिनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वीजा एंड OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, वही लोग लीगल माने जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 180 दिन से ज्यादा अगर रहना है तो फॉरेनर्स रीजियोनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। साफ तौर पर ये चीजें जिनके पास नहीं होंगे वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाएंगे। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजीज से अलग कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के पास ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन पहले से ही निकाल रखा है, रिफ्यूजीज का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जिससे रिफ्यूजीज ऑन रिकॉर्ड प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो सके। बट इलीगल इमिग्रेंट्स का ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कोई पेपर, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन से छिपके यहाँ रहते हैं। बेसिकली बॉर्डर स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपुर से ये घुसते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सम एलिगेशंस इसमें BSF का भी हाथ है। इनके इंडिया घुसने से लेकर सेटल होने तक का काम कई इलीगल रैकेट्स हैंडल करते हैं। ये रैकेट इनके लिए फेक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का यूज किए ये इमिग्रेंट्स पूरे इंडिया के वेरियस स्टेट्स में फैल के वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। अब पिछले 30-40 सालों में इनकी संख्या बढ़ते हुए इतना बढ़ चुका है कि आज लगभग इनकी आबादी 20 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया का ही नमक खाके इंडिया के ही पीठ पे छुरा भोंकने का काम बखूबी करते हैं। अभी गेम ऐसा है, ये लोग कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ के रेप, मर्डर, वैंडलिज्म जैसे क्राइम्स में शामिल होते हैं। इवन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग वेस्ट बंगाल एंड बिहार में इलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। हमें तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं कि ये होता कैसे है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स अपने देश से इलेक्शंस के टाइम बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जैसे अपने घर के बागीचे में घूमने आए हो, और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेकर फेक वोट डाल के अपना देश निकल लेते हैं। सिस्टम बढ़िया है इनका। अब इन्हीं चीजों को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट का सिरदर्द तो पहले से ही था, लेकिन ये वोटिंग इंसिडेंट उनको और भड़का देता है और वो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक अद्भुत एक्ट को रिफॉर्म करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। CAA,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट रिफॉर्मेशन में साफ मेंशन था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन इमिग्रेंट्स जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए एंड 5 साल इंडिया में रहे, बस उन्हें ही इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। अब CAA कोई नया एक्ट नहीं है। पास्ट में इसे न्यूमरस टाइम्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई है, लेकिन कुछ कारणों के लिए हर बार इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस फेल हुआ। मगर 12 दिसंबर 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे रिफॉर्म करके फिर से पास करवाया और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी किया। अब CAA एंड NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स को लेकर लोगों में बहुत से कंफ्यूजन्स है और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ही है, पर मैं बता दूं कि NRC CAA का ही एक पार्ट है, बट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, जिसको मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। अब मुस्लिम कम्युनिटी इसमें इंक्लूडेड ना होने के कारण इसे बहुत पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म मिला और मुस्लिम लोग भी इसके अगेंस्ट छोटे छोटे प्रोटेस्ट पे उतर आए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने CAA की सक्सेस को देखकर NRC लागू करने का सोचा। NRC रूल्स के मुताबिक इंडियन सिटीजन्स को नेशनल अथॉरिटीज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उन्हें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। अब यही से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेता है एंड ये इम्प्लीमेंटेशन जो अब तक सही चल रहे थे अब फेल होना शुरू हुआ। सरकार CAA एंड NRC का एक पायलट प्रोजेक्ट को लेकर आसाम पहुंचती है और दुलन दास नाम के एक 50 साल के बांग्लादेशी हिंदू को इंडियन सिटीजनशिप दे देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसाम NRC क्राइटेरिया में पहले ही बोल रखा था, जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले एड्रेस प्रूफ जमा कर पाए हैं, बस उन्हें ही सिटीजनशिप मिलेगा। इसी वर्डिक्ट को हथियार बना के ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ASSU जोरदार प्रोटेस्ट पे उतर आए। अब इंडिया में पॉलिटिक्स हर जगह है। इसी प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस एंड इंडिया गठबंधन के 16 पॉलिटिकल अलायंसेस जुड़ जाते हैं। अब जो चीज स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो अखिल गोगोई, देवव्रत साइकिया जैसे लीडर्सों के सहारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदल गया। प्रोटेस्ट इतना जोरदार हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ही पहलगाम अटैक जैसा एक घिनौना इंसिडेंट इंडिया में हुआ, जिसके जवाब में गवर्नमेंट ने 2000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया से डिपोर्ट कर दिया। ये चीजें चलने के साथ साथ इमिग्रेंट्स द्वारा किए गए क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे थे और ये लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए। अब बीजेपी सरकार चारों तरफ से ठोकरें खाने के बाद एट लास्ट अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 2025 में सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर पूरे देश में SIR की घोषणा करते हैं। अब फेज 2 बारह राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स, लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं, 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर इस SIR की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर आने वाले SIR को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी इस्तेमाल कर सकता है एंड इसे लास्ट 2002 से लेकर 2004 के बीच यूज किया गया था। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके वोटर लिस्ट में एलिजिबल वोटर्स को इंक्लूड करते हैं एंड डेड, इनएलिजिबल एंड डुप्लीकेट वोटर्स को एक्सक्लूड। SIR को करने में स्क्रीन पे दिखाए गए इन 11 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है, बट ज्यादातर केस में 2-3 डॉक्यूमेंट्स में ही काम हो जाता है। बिहार में SIR का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें 65 लाख वोटर्स खारिज हुए और 21,53,000 वोटर्स जुड़े। अब नवंबर 2025 को SIR वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आसाम से लेकर वेस्ट बंगाल तक, सुरक्षा से लेकर राजनीति तक, इलीगल इमिग्रेशन अब सिर्फ एक विवाद नहीं, राष्ट्रीय संकट बन चुका है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये चीजें उतना ही खतरनाक है जितना कि टेररिज्म। अगर हम ट्रूली इंडियन है तो हमें किसी की बहकावे में आकर SIR से डरना नहीं चाहिए। कुछ एलिट लोगों में तो SIR का डर अलग ही लेवल पे है। अब ये लोग कौन है आप समझिए, क्योंकि व्यूअर्स को इशारा ही काफी है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।